गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से सामाजिक विज्ञान की कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। मैं हमेशा की तरह मुकेश बड़ारड़ा ज्ञान विज्ञान के द्वारा आयोजित ऑनलाइन कक्षाओं में आपका बहुत बहुत स्वागत। तो देखिए विद्यार्थियों, अपने लेसन नंबर 6 चल रहा है केंद्र सरकार, और इसके अंदर जो सरकार का तीसरा अंग होता है न्यायपालिका, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। भारत की जो न्यायपालिका है उसमें भारत का जो सबसे बड़ा न्यायालय है उसको सर्वोच्च न्यायालय के नाम से जाना जाता है, उसको हम सुप्रीम कोर्ट के नाम से जानते हैं। और हमने पिछली कक्षा में ये पढ़ा था, एक प्रश्न आपके तैयार होता है सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं संरचना। उसके तहत हमने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या के बारे में पढ़ा, उनकी क्या क्या योग्यताएं हैं, उनकी नियुक्ति कैसे होती है, उनका कार्यकाल कितना है, उनका वेतन कितना है, उनको कैसे हटाया जा सकता है, ये सब चीजें हमने पढ़ी। अब आज अपना जो महत्वपूर्ण विद्यार्थियों टॉपिक तैयार होता है वो है सर्वोच्च न्यायालय के कार्य एवं शक्तियां, अर्थात जो भारत का सबसे बड़ा न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट जो दिल्ली में स्थित है, उसके क्या क्या पावर है, फंक्शन है। क्योंकि भारत में सुप्रीम कोर्ट का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, ये सरकार में न्यायपालिका एक महत्वपूर्ण अंग होता है और न्यायपालिका में भारत के सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण योगदान है। हम अक्सर अखबारों में या टीवी के अंदर अक्सर इस तरह के डिसीजनों के बारे में पढ़ते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है। तो आज हम उसी सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला जो बिंदु है अपना वो है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक या इसको मूल क्षेत्राधिकार के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें विद्यार्थियों आपको ध्यान रखना है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कह दो या प्रारंभिक कार्य कह दो या शक्तियां कह दो, वो आपको प्रश्न में जिस प्रकार से पूछा जाता है उस प्रकार से आपको लिखना है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार या शक्तियों का तात्पर्य है कि ऐसे मामले या मुकदमे जो सीधे सर्वोच्च न्यायालय में ही प्रारंभ हो सकते हैं उनको प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के नाम से जाना जाता है। अर्थात ऐसे मुकदमे या मामले जो सीधे सर्वोच्च न्यायालय में ही प्रारंभ हो सकते हैं, दूसरे किसी न्यायालय में नहीं, उनको हम प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के नाम से जानते हैं। अब इसमें कौन कौन से मामले आते हैं, जैसे कि भारत सरकार या किसी एक राज्य के मध्य कोई विवाद हो जाए, या भारत सरकार या दो से अधिक राज्यों के मध्य कोई विवाद हो जाए, या दो राज्यों के मध्य कोई विवाद हो, या दो से अधिक राज्यों के मध्य अगर कोई विवाद हो, तो इस प्रकार के जो मामले या मुकदमे होते हैं उनकी सुनवाई सीधे सर्वोच्च न्यायालय में ही होती है। उनकी सुनवाई किसी राज्य के उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट में नहीं होती है, और इसीलिए इसको सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के नाम से जाना जाता है। इसके नाम में इसकी परिभाषा छिपी हुई है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार यानी ऐसे मामले या मुकदमे जो सीधे सर्वोच्च न्यायालय में शुरू हो सकते हैं। उसके बाद में विद्यार्थियों दूसरा जो अपना महत्वपूर्ण बिंदु है सर्वोच्च न्यायालय के कार्य और शक्तियों का, वो है अपीलीय क्षेत्राधिकार। इसका तात्पर्य है कि भारत के किसी जो उच्च न्यायालय होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय से नीचे के जो न्यायालय होते हैं, भारत के किसी उच्च न्यायालयों में दिए गए निर्णय के खिलाफ, अगर भारत के किसी भी उच्च न्यायालय में कोई भी निर्णय दिया गया है तो किसी भी न्यायालय के निर्णय के खिलाफ हम सर्वोच्च न्यायालय के अंदर अपील कर सकते हैं। इसको सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के नाम से जाना जाता है। और उस अपील में, उस सुनवाई में सर्वोच्च न्यायालय उस मामले की वापस सुनवाई करता है, और अगर उसको ये लगता है कि उस मामले में कोई गड़बड़ हुई है या निर्णय सही नहीं आया है, तो वो उच्च न्यायालय के निर्णय को बदल भी सकता है, उसमें बदलाव भी कर सकता है, और उसको सही लगता है तो वो उसको वैसा का वैसा भी रख सकता है। तो इस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य हो गया अपने से नीचे के न्यायालयों अर्थात उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट के डिसीजन या निर्णयों के खिलाफ अपील सुनने का अधिकार होना, ये इसका दूसरा महत्वपूर्ण कार्य या अधिकार हो गया। उसके बाद में विद्यार्थियों तीसरा जो है वो है परामर्श संबंधी अधिकार। हमारे संविधान के अनुच्छेद 143 के अनुसार आर्टिकल 143 ये कहता है कि अगर भारत के राष्ट्रपति को, भारत के प्रेसिडेंट को अगर कभी ये लगे कि कोई ऐसा विषय या मामला है जिस पर उसे सर्वोच्च न्यायालय की सलाह की आवश्यकता है, तो ऐसे मामले में भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श अर्थात सलाह या एडवाइज मांग सकता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी महत्वपूर्ण बात आपको ये ध्यान रखनी है
कि राष्ट्रपति के द्वारा मांगी गई सलाह को देना या नहीं देना वो सर्वोच्च न्यायालय पर निर्भर करता है। सर्वोच्च न्यायालय को लगता है कि उस विषय पर सलाह देनी चाहिए तो वो दे सकता है, और नहीं तो वो देने से मना भी कर सकता है। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दी गई सलाह को मानना या नहीं मानना वो भारत के राष्ट्रपति पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार से ये सर्वोच्च न्यायालय का एक और महत्वपूर्ण कार्य हो गया परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार, अर्थात भारत के राष्ट्रपति को सलाह एवं परामर्श देने का कार्य। उसके बाद में विद्यार्थियों चौथा बिंदु है अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय का ये तात्पर्य है कि सर्वोच्च न्यायालय के जो डिसीजन होते हैं, जो फैसले होते हैं, वो उससे नीचे के न्यायालय में अपने आप में एक साक्ष्य, एक गवाह के रूप में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को साक्ष्य के रूप में जब प्रस्तुत किया जाता है तो उनके खिलाफ किसी प्रकार का प्रश्न नहीं किया जा सकता। इस तरह से ये एक अभिलेख न्यायालय के रूप में भी कार्य करते हैं। कई बार हाई कोर्ट की सुनवाई के अंदर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का हवाला देते हुए उनके पक्ष में निर्णय करने के बारे में कहा जाता है। इस प्रकार ये अभिलेख न्यायालय है। उसके बाद में विद्यार्थियों सर्वोच्च न्यायालय का जो पांचवा महत्वपूर्ण कार्य है वो है मौलिक अधिकारों का रक्षक। आप जानते हो हमारे संविधान के भाग 3 के अंदर हमें संविधान के प्रारंभ में मौलिक अधिकार मीन्स फंडामेंटल राइट्स, प्रारंभ में हमको 7 मूल अधिकार प्राप्त थे। उसके बाद में 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया और आज की डेट में हमें 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। तो हमारे नागरिकों के मौलिक अधिकारों को अगर कोई छीनता है, चाहे सरकारी क्यों नहीं हो, तो भारत का नागरिक मौलिक अधिकारों का हनन होने की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। और सर्वोच्च न्यायालय का ये कार्य भी है, ये अधिकार भी है कि वो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करे, और समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय ऐसा करता भी रहा है। उसके बाद में विद्यार्थियों छठा और जो आखिरी बिंदु है वो है संविधान की रक्षा करना। और संविधान की जो रक्षा है वो सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से करता है। एक विशेष शक्ति है सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन। अगर सर्वोच्च न्यायालय को कभी ये लगता है कि भारत की सरकार के द्वारा, चाहे वो व्यवस्थापिका हो, कानून बनाने वाली संस्था या कार्यपालिका, सर्वोच्च न्यायालय को ये लगता है कि सरकार के द्वारा किया गया कोई कार्य ऐसा है जिससे संविधान का उल्लंघन हो रहा हो, तो सर्वोच्च न्यायालय सरकार के द्वारा या व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए कानूनों की भी पुनः जांच पड़ताल कर सकता है। और उसको उस जांच पड़ताल में अगर लगता है कि वो कार्य ठीक नहीं है, वो कानून उचित नहीं है, वो संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, तो ऐसे कानूनों को सर्वोच्च न्यायालय अवैध या शून्य घोषित कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय की इसी शक्ति को न्यायिक पुनरावलोकन के नाम से जाना जाता है। और इसी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के द्वारा संविधान की रक्षा करने का महत्वपूर्ण कार्य भी भारत का सर्वोच्च न्यायालय करता है। इस प्रकार से विद्यार्थियों आज हमने इन 6 बिंदुओं के आधार पे भारत के सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के पावर एंड फंक्शन यानी कार्य और शक्तियां या क्षेत्राधिकार के बारे में पढ़ा। इसमें सबसे पहला प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, दूसरा अपीलीय क्षेत्राधिकार, तीसरा परामर्श संबंधी, चौथा अभिलेख, पांचवा मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, और छठा जो है हमारा जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी रक्षा करना। और इसका काम सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से करता है। और इस प्रकार से विद्यार्थियों आज अपना जो केंद्र सरकार ये लेसन नंबर 6 है, जो आपके बोर्ड पैटर्न के अनुसार जिसमें से 7 अंकों का बड़ा प्रश्न आएगा, ये पाठ भी विद्यार्थियों आपके पूरा होता है। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया है। अब हम अगली कक्षा से अपना जो अगला लेसन है राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए विद्यार्थियों इतना ही। एक बार पुनः मैं मुकेश बड़ागा ज्ञान विहार की ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप लगातार कक्षाएं देखते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। कोरोना को भी हराना है और अपनी पढ़ाई को भी जारी रखना है। धन्यवाद।